मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 4 विश्व का इतिहास। कल की क्लास में हमने विश्व के इतिहास से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं कुछ बातें स्टार्ट की थी, उसके बारे में कुछ जाना था विश्व के इतिहास को लेकर। आज जो हमारा रहेगा विश्व के इतिहास को लेकर यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण रहते हैं उसके बारे में जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो कारण है आपका मध्यम वर्ग का उदय। इसको पढ़ेंगे हम, मध्यम वर्ग के उदय को पढ़ेंगे हम। देखिए, यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यहाँ पर यूरोप में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण में, वह है आपका मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था क्योंकि सबसे पहले जो है दो ही रूप देखने को मिलते हैं। पहला एक उच्च वर्ग था और एक था आपका निम्न वर्ग। दो ही वर्ग थे इसमें, एक था आपका उच्च वर्ग, दूसरा था आपका निम्न वर्ग। ठीक है, इन दोनों के बाद में जो है एक नया वर्ग यहाँ पे पनप रहा है, वह है आपका मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग जो है पनप रहा है। अभी यहाँ पर किस प्रकार से इसका उदय हो रहा है उसको देखेंगे। यूरोप में जो है, यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो है कौन था? कुलीन वर्ग। जो हमने अभी मैंने बताया उच्च वर्ग, जो मैंने उच्च वर्ग बताया वही क्या है? कुलीन वर्ग। ठीक है, तो इसका जो है प्रभुत्वशाली वर्ग था यह कुलीन वर्ग। यह वर्ग जनसंख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, जबकि यूरोप की अधिकांश जनसंख्या क्या थी? कृषक थी। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकारी खेती करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरदारों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, वाणिज्यिक वर्गों के उदय से एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, जिससे श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्रों के लोग, मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना था। इन वर्गों में कुलीन विशेष अधिकारी की संपत्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार अधिक लोकप्रिय हुए। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर दो वर्ग इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। एक उच्च वर्ग, ठीक है, जो क्या है? कुलीन वर्ग है। ठीक है, ये कुलीन वर्ग जो है जमीन का मालिक है, और जो निम्न वर्ग है जो कि कौन है? किसान। ये जो किसान है निम्न वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, जिनकी जनसंख्या क्या है? सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किन की है? इन किसानों की है। ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो उनके ही खेतों में जो है ये कार्य करते थे किसान वर्ग। ठीक है, अब मध्य यूरोप और पूर्व मध्य यूरोप में जो भूमि जो थी वहाँ की, वह जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास जो है खेती करते थे। यानी कि भूमि पर दास जो है, जागीर प्रदान कर दी गई थी, दास जो थे वहाँ पर खेती करते थे। उसके बाद में जो है जब औद्योगिक उत्पादन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है और शहरों में जब है शहरों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, तो जो इकोनॉमिक स्तर में सुधार होते होते इनमें एक नया सामूहिक समाज जो है निर्माण होता है, जिसमें जो श्रमिक वर्ग के लोग हो जाते हैं, मध्यम वर्ग जो कि इसमें क्या रहेंगे? उद्योगपति, व्यापारी। ये जो मध्यम वर्ग है, इस मध्यम वर्ग में कौन कौन आएगा? एक तो पहले सिर्फ कौन थे? खेतों के मालिक कुलीन वर्ग थे और किसान थे। जब उद्योगों की स्थापना हो जाती है तब मध्यम वर्ग में कौन कौन लोग आएंगे? उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग। ठीक है, तो ये मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। इन वर्गों में जो है कुलीन विशेष अधिकारियों की संपत्ति समाप्ति के बाद जो है राष्ट्रीय एकता के विचार अधिक जो है फिर बाद में लोकप्रिय होते हैं। अगला देखिए, आपका अगला पॉइंट रहेगा आपका उदारवादी राष्ट्रवाद।
उदारवादी राष्ट्रवाद देखिए यूरोप में किस प्रकार से इनका ये कारण जो है देखने को मिलता है हमें। उदारवादी राष्ट्रवाद देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का पोषण उदारवाद एवं प्रजातंत्र ने किया। सामान्यतः उदारवाद का अर्थ होता है मर्यादित स्वतंत्रता और समानता से है। उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना था। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जैसे भाषण, लेखन, सभा संगठन तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। सबसे पहले जो है हमें ये समझना जरूरी है कि ये उदारवाद है क्या। अगर हम उदारवाद के विषय में पढ़ते हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद एक्चुअल में है क्या। ये राष्ट्रता की जो भावना है का पोषण जो है, यहाँ पर राष्ट्रता की भावना यूरोप में किस प्रकार से उदय हो रही है, ये उदय हो रही है उदारवाद के कारण। यहाँ पर इसका अर्थ है एक मर्यादा में रहकर स्वतंत्रता और समानता। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता चाहिए, सभी को समानता चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विश्व स्तर में जो हम क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं, जो क्रांतियाँ देखते हैं, जो हम युद्ध देखते हैं, वह सभी जो है इन स्वतंत्रता और समानता के कारण, जो लोगों के यह प्राप्त करने के कारण ही ये युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी और लोगों को समानता चाहिए थी, ठीक है। और उदारवाद का लक्ष्य जो था अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से क्या करना था, मुक्त करना था। वह मुक्ति चाहते थे, वह किसी के नियंत्रण में, किसी के दबाव में जो है नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। अब उदारवादी जो है किस प्रकार का जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे, किस प्रकार की। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इनको जो है स्वतंत्रता चाहिए, तो ये स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए हमें। तो हमें चाहिए कि मैं जब बोलूँ किसी भी विषय पर, या किसी भी विषय पर मैं लिखती हूँ, या मैं किसी विषय या किसी लेखन को लेकर अगर मैं किसी सभा का संगठन करती हूँ, लोगों को इकट्ठा करती हूँ, भाषण करती हूँ, या मेरी जो निजी संपत्ति है उसकी सुरक्षा चाहती हूँ, तो ये सारे मुझे कब मिलेंगे, इस प्रकार की जो है मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी, ठीक है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए ही जो है हम युद्ध देखते हैं, ये आंदोलन देखते हैं। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, यह इन्हीं कारणों से जो है पनपती दिख रही है। इन्हीं कारण से लोग चाहते थे कि हमें क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। आगे देखिए, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के मध्यम वर्गों की जोरदार मांग से संबंधित था। सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों को नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इसमें प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में जब हम इकोनॉमी के स्तर को देखते हैं, तो वहाँ पर उदारवाद जो है, उस क्षेत्र में किस प्रकार का उदारवाद रहा, वहाँ पर किस प्रकार की उदारवादी व्यवस्था देखने को मिलती है आर्थिक क्षेत्र में। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद था कि बाजारों की मुक्ति और जो भी वस्तुएं हैं उनके आवागमनों पर जो भी राज्य द्वारा नियंत्रण लगाया गया था, मध्यम वर्गों की जोरदार मांग से संबंधित था। ये इकोनॉमिक स्तर को हम देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर उदारवादी राष्ट्रवाद इस प्रकार की भावना क्यों जागृत हो रही है, जब यह हर एक चीज़ से क्या बंध चुका है, नियंत्रित हो चुका है। इन पर दबाव हो रहा है। इनको ना तो बोलने की स्वतंत्रता है, ना लिखने की, ना सभा का संगठन करने की, ठीक है। इस प्रकार की तो स्वतंत्रता है ही नहीं। जब हम, ये तो थी व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि एक व्यक्ति के स्तर पर। जब हम पूरा आर्थिक क्षेत्र को देखते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में जब हम देखेंगे, तब आर्थिक क्षेत्र में जो है लोगों को, जब वो बाजार मतलब कि जहाँ पर हर एक सामान जो है, चीज़ें जो हैं, उनका लेन देन हो रहा है, उन पर भी इनका जो है, उनकी गवर्नमेंट का नियंत्रण होता दिखता था। पूंजी का आवागमन, यानी कि जो भी खरीदना बेचना है, वह इन पर जो है सारा नियंत्रण किया गया था। राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण बहुत थे इन पर। मध्यम वर्ग की जोरदार मांग से संबंधित था यह, ठीक है। सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों को जो है नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे, अब यहाँ पर जो है जो छोटे छोटे प्रदेश बने हुए थे, वह
29 राज्यों का एक क्या बन गया था, यहाँ पर एक महासंघ बना। और इसमें जो है प्रत्येक राज्य की क्या थी, अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। जैसे कि हमारे यहाँ पर की मुद्रा जो है, हम यहाँ पर रुपए में होते हैं हमारे भारत में, कहीं पर टक्का होता है, किसी पर कहाँ पर डॉलर होता है। तो इस प्रकार से सभी जगह है मुद्रा अलग होती है, नापतोल भी अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ किलोग्राम होता है, कुछ लीटर होता है, तो उसी प्रकार से जो है वहाँ की जो है मापतोल की प्रणाली थी वह अलग थी। तो प्रत्येक राज्य में यहाँ पर हमने 39 राज्यों का एक महासंघ तो बनाया, लेकिन इसमें प्रत्येक राज्य में जो है मुद्रा और नापतोल की प्रणाली क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, यहाँ पर 1833 की बात हो रही है। हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना जो सामान जो थे, जो बेचते थे हैम्बर्ग से कहाँ पर, न्यूरेमबर्ग जाकर जो है अपना सामान जो है बेचने वाले जो व्यापारी थे, वह उनको 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। यानी कि अगर वह हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता है अपना सामान को बेचने के लिए, ठीक है, तो उसको कितने शुल्क देने पड़ेंगे, 11 सीमा शुल्क देने पड़ेंगे। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितने भी मतलब कि स्थान आएंगे, स्टेट आएंगे, सीमाएं बनी हुई आएंगी। जैसे कि यहाँ पे बीच में स्टेट आया, दूसरा स्टेट आया, तीसरा स्टेट आया, चौथा स्टेट आया, या कोई देश आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इतने वो 11 स्थानों से गुजरता था और 11 ही स्थानों पर उसको क्या देना पड़ता था, सीमा शुल्क देना पड़ता था। अभी भी जो है हम शुल्क देते हैं। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान निर्यात की जाती है, खरीदी जाती है, तो हर एक देश का जो है सीमा शुल्क होता है। अगर हम भारत में रह रहे हैं और भारत का अगर कोई भी अगर वस्तु बाहर जा रही है, तो बाहर जाते समय भी सीमा शुल्क देना पड़ता है, और बाहर से अगर कोई चीज़ आ रही है तो भी उनको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है उस समय भी जो है इस प्रकार की स्थिति से लोगों को, व्यक्तियों को जो है गुजरना पड़ रहा था, सीमा शुल्क देना पड़ रहा था। 11 सीमा शुल्क देने के बाद में जो है वह वस्तु को बेच सकते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर। आगे देखिए, नया वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। ऐसे आर्थिक क्षेत्र का निर्माण 1834 ईस्वी में प्रसा के पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वेराइन के रूप में स्थापित किया गया। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इस संघ ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। अब यहाँ पर वाणिज्य वर्ग यानी कि जो आपका यह वर्ग है जो कि इकोनॉमी से संबंधित जो भी वर्ग बना है यहाँ पर, वह उनको इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। विनिमय के लिए, आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक बन रही थी ऐसी परिस्थिति जब उनको सीमा शुल्क देना पड़ रहा था। ठीक है, अब इसके लिए एकीकृत जो है एक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया जो उनके विषय में, उनके पक्ष में, उनके हित में क्या दे सके, तर्क दे रहा था। जहाँ वस्तुओं, लोगों और पूंजी का क्या हो रहा था, आवागमन में क्या हो रही थी, बाधा हो रही थी, उससे रहित, यानी इन बाधाओं से रहित हो, ऐसा पक्ष जो है तर्क दे रहा था कि हमें जो है इस प्रकार की वस्तु, लोग और पूंजी का जो आवागमन में हमें बाधा हो रही है वह क्या हो, इस बाधा से रहित हो। ठीक है, इस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए कि हमें ऐसा आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हो जाए जिसके कारण से जो है हमें इस प्रकार की जो बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इस प्रकार के सीमा शुल्क देने पड़ रहे हैं, हमारे पर पूरा आर्थिक रिलेटेड जो भी नियंत्रण हो रहा है उसमें हमें क्या हो, ये सारी बाधाएं जो हटे, इसके लिए किसका निर्माण होना चाहिए, एक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए। और ऐसा निर्माण होता है 1834 ईस्वी में। प्रसा एक ये पहल करता है आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए और एक शुल्क संघ जाल्वेराइन के रूप में स्थापित किया गया। इसके लिए क्या किया गया, एक संघ का निर्माण किया गया। इस संघ का नाम था शुल्क संघ जाल्वेराइन। इसके रूप में जो है इस संघ का स्थापित किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं कौन होते हैं, जर्मन लोग, जर्मन राज्य के अधिकांश जो है जर्मन राज्य सम्मिलित हो जाते हैं यहाँ पर। इस संघ ने जो है शुल्क अवरोध को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और मुद्राओं की संख्या को भी क्या कर दी, 2 कर दी, जो कि क्या थी, पहले 30 से ऊपर थी। उनकी मुद्राओं की संख्या क्या कर दी, अब जो पहले 30 दी जा रही थी अब क्या कर दी, 2 कर दी। ठीक है, ये संघ जो है ये इस प्रकार से कार्य करा। जब उनको इतनी सारी बाधाएं हुई तब एक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, और ये आर्थिक क्षेत्र के द्वारा जो है इसमें जर्मन राज्य सम्मिलित थे, और यहाँ पर मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले कितनी थी, 30 थी। अब उनके आर्थिक हितों के राष्ट्रीयकरण के लिए भी क्या किया गया, एक एकीकरण सहायक बनाया, जो क्या कर रही थी,
उनमें राष्ट्रवादी भावना को, आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर को क्या किया उन्होंने, मजबूत किया। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमी स्तर को भी जो है इस प्रकार से उदारवादी विचारधारा के द्वारा जो है एक यूरोप में राष्ट्रवादी भावना जो है आर्थिक क्षेत्र से भी जो है पनपी है कि किस प्रकार से उनको आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से उनकी स्थितियाँ खराब हो रही थी और उन खराब स्थितियों में उनको किस प्रकार से जो है आर्थिक क्षेत्र बनाया गया और उनकी मदद हुई। अगला पॉइंट रहता है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड जो है एक शानदार गौरवपूर्ण क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया है किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में दैवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति ने इस धारणा को जन्म दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। यह कल्पना राष्ट्रीयता की जीत थी। राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर के रूप में जन्मी जिसका यह दावा था कि दैवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति निरंकुश होती है। यहाँ पर इंग्लैंड में एक मान्यता थी, मान्यता जन्म दिया, मान्यता मतलब जन्मी या एक प्रकार की सोच विचार था यहाँ की इंग्लैंड की कि यहाँ का जो शासन तंत्र है दैवीय अधिकार का कोई क्या नहीं है, औचित्य नहीं है। और इस क्रम में फ्रांस की क्रांति ने भी इसी धारणा को जन्म दिया कि यहाँ पर स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। सभी को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब इंग्लैंड और फ्रांस में इस प्रकार की विचारधारा पनपती है, स्वतंत्रता जैसी एक कोई भी है, कोई दैवीय अधिकार नहीं है शासन तंत्र, इस प्रकार की जब हमें उनको इस प्रकार की विचारधारा पनपती है तब उनको जो है इस प्रकार के अंदर जो है इनके मन में एक बात आती है राष्ट्रीयता की कि यहाँ पर क्या हुई है, राष्ट्रीयता की जीत हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके विचार के पनपने से जो है दैवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति क्या होती है, निरंकुश होती है। राजा की शक्तियाँ जो है यहाँ पर एक पहले क्या था कि राजा ही क्या था, सर्वे सर्वा था। जो राजा कहता था, जो राजा के द्वारा कार्य किए जाते थे वही क्या होते थे, सर्वोच्च माने जाते थे। ठीक है, तो इन की अवहेलना कहाँ की गई है, इंग्लैंड में और फ्रांस में इन बातों को जो है नहीं माना गया है। तो ये भी एक जो है यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को बताती हैं। अगला देखिए 1850 ईस्वी के बाद नया रूढ़िवाद आता है। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वियना कांग्रेस में एकत्रित राजनीतिज्ञों ने अपनी समझ एवं अनुभव के आधार पर यूरोप का पुनर्निर्माण, पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित कर 19वीं शताब्दी के नए युग के लक्षण राष्ट्रीयता, उदारवाद, लोकतंत्रीय भावनाओं से यूरोप को दूर रखने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया था। किंतु उन्होंने अंकुरित बीजों को पहचाना नहीं था। यही कारण है कि जिन व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश वियना कांग्रेस ने की थी, अगले 100 वर्ष तक वे ध्वस्त होती रही। अगला जो पॉइंट रहता है यहाँ पर 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद पनपता है, एक विचारधारा है रूढ़िवाद की। यहाँ पर ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ हैं, बड़ी शक्तियाँ हैं ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन तो आज भी जो है अपनी महत्वता रखता है। तो ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर जो किसको हराया था, नेपोलियन को। नेपोलियन एक अच्छा शासक रहा है। नेपोलियन को एक इम्पोर्टेंट नाम रहता है आपका। नेपोलियन एक अपने में ही एक बड़ा नाम है जिसने बहुत सी जीत जो है हासिल की थी नेपोलियन ने। तो ऐसी बड़ी शक्तियाँ ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया से यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर किसको हराया है, नेपोलियन को, जिसको कोई नहीं हरा सकता था, उन देशों ने नेपोलियन को हराया। और इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में भी मिले हैं। वियना में मिले हैं तीनों देश। वियना कांग्रेस में एक एकत्रित राजनीतिज्ञों ने अपनी समझ और अनुभव के आधार पर यूरोप पर क्या निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया, पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित कर 19वीं शताब्दी के नए युग के लक्षण राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतांत्रिक भावनाओं से यूरोप को दूर रखने की प्रतिज्ञा को क्या किया, दोहराया था। किंतु उन्होंने अंकुरित बीजों को जो है नहीं अपनाया था। और वियना कांग्रेस ने जो है अगले 100 वर्षों तक वे जो है ध्वस्त होती रहीं। इस प्रकार की स्थितियाँ जो है रूढ़िवादी विचारधारा जो है 1815 ईस्वी के बाद में जो है देखने को मिली। ठीक है, आज जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछना है। कल इसके आगे 2 पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे और औद्योगिक क्रांति का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको सेल्फ पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ाया गया है। जहाँ समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है।
तो जहाँ जहाँ जब भी आपको वीडियो देखने के बाद में अपनी बुक से जो है सेल्फ जो है रिवाइज़ करना है, और समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।